हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 का रेस्ट वो क्वेश्चन जो मैंने पहले वीडियो में नहीं दिया था। इसके पहले पेपर 1 का जो मैंने टेस्ट लिया था उसमें 1 से लेकर के 50 तक का क्वेश्चन, उसका आंसर और उससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उसको देख रखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसको जरूर देख लीजिए और उसी क्वेश्चन का मतलब जो मॉक टेस्ट हुआ था उसका जो रेस्ट क्वेश्चन है 51 से लेकर के 100 तक इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। जरूरत के हिसाब से उसके संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। हम हर बार ये कहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। मेरे वीडियो में थोड़ा सा लंबा आपको वक्त देना पड़ सकता है, लेकिन हर ऑप्शन के साथ जहां भी आवश्यक होती है मैंने जानकारी पहुंचाने का काम किया है। तो अगर उन जानकारियों को आप गैदर करते चलेंगे तो निश्चित तौर पे थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन ये आपके लिए फायदेमंद होगा। एनीवे, हम लोग आज का क्वेश्चन को देखते हैं जहां 51 से स्टार्ट होगा। 51, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि अध्यादेश राष्ट्रपति का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लेजिस्लेटिव पावर है जो भारत के संविधान के आर्टिकल 123 के तहत संविधान ने उनको प्रदान कर रखा है। अब है कि वो अध्यादेश जारी कब कर सकते हैं। तो अगर ये स्थिति आपको पता है तो मोटे तौर पर आप ये जानते हैं कि अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी आवश्यक वस्तु पर, किसी आवश्यक मुद्दे पर राष्ट्रपति को तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो। उसकी अपनी सीमाएं भी हैं, ठीक है, लेकिन यहां प्रश्न के हिसाब से अगर हम लोग जाकर के देखें कि किस स्थिति में जारी कर सकते हैं तो जितनी बात मैंने बताई है अभी तक आपको, उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। वित्तीय आपातकाल के दौरान, यहां अध्यादेश का कोई मतलब नहीं बनता है। आपातकाल के दौरान यहां भी मतलब नहीं बनता है। लोकसभा के सत्र में ना रहने पर, और डी है संसद के सत्र के न रहने पर। तो आंसर इसका डी होगा। ऐसा इस कारण से क्योंकि विधान को बनने के लिए दोनों सदनों में विधेयक का पारित होना आवश्यक होता है और संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं। अगर एक भी सदन उस समय सत्र में नहीं है तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर होगा डी, मतलब कि दोनों सत्रों में से किसी भी एक के सत्र में न रहने पर, दोनों सदनों में, माफ कीजिएगा, दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन के सत्र में न रहने पर यह अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश के संदर्भ में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पर मैंने अध्यादेश पर एक छोटा सा वीडियो डाल रखा है, आप उसको देख लीजिएगा तो उसके लिमिटेशंस भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो आंसर डी है इसका। 52, किस समिति या आयोग ने सिफारिश दिया था कि संविधान में संशोधन के बिना ही राज्यों को और स्वायत्तता दी जानी चाहिए? सबसे पहले सही आंसर जानते हैं। सही आंसर है शीतलवाड़ समिति, मतलब ऑप्शन सी। राजमन्नार आयोग का भी दो बात हम यहां पर आपको बताना चाहेंगे। पहला तो ये कि राजमन्नार आयोग का जो सिफारिश था उसमें कहा गया था कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, मतलब भारत में आईएएस और आईपीएस नहीं होने चाहिए। ये राजमन्नार आयोग की सिफारिश थी। इसके अलावा उन्होंने अंतर्राज्यीय परिषद इंटरस्टेट काउंसिल के गठन की सिफारिश भी की थी। ये और बात है कि इंटरस्टेट काउंसिल के संदर्भ में प्रावधान भारत के संविधान में अनुच्छेद 263 में पहले से ही या मूल संविधान में ही किया जा चुका था, लेकिन बावजूद इसके इंटरस्टेट काउंसिल का गठन पहली बार 1990 में हुआ था। ठीक है, तो खैर इसका आंसर था शीतलवाड़ और राजमन्नार आयोग का दो सिफारिश जो महत्वपूर्ण था, मैंने यहां आपको बताने का काम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 53, सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट? सबसे पहले आंसर, और आंसर है बी 126। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में या किसी भी अन्य कारण से अगर वे अपने कर्तव्य के पालन में असमर्थ हैं तो अन्य न्यायाधीशों में से जिन्हें वो उचित समझें
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। तो आंसर है इसका 126। 124 आप सब जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना या उसके एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित है। मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था, जबकि 2019 से एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। मतलब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर के 34 न्यायाधीशों का प्रावधान है, 1 + 33। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीशों का प्रावधान करता है, जिसको हम लोग एडहॉक जस्टिस बोलते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा नहीं होता है तो उस समय एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। जबकि अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का अधिकार को प्रस्तुत करता है। मतलब कि यह अनुच्छेद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है, अभिलेख न्यायालय की बात करता है। इसका 2 अर्थ होता है। पहला तो ये कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय लिखित होंगे और उस लिखित निर्णय को साक्ष्य के तौर पर भारत के सभी न्यायालयों में स्वीकार किया जाएगा, वो उनके लिए बाध्यकारी होता है। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है। 54 किस विद्वान ने भारतीय संविधान को उधार का थैला एवं वकीलों का स्वर्ग कहा था? तो सबसे पहले आंसर जानिए। आंसर है सी, आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स, ये आइवर जेनिंग्स वही हैं जिन्होंने डीपीएसपी के संदर्भ में कहा था कि यह पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र है। इसके अलावा आइवर जेनिंग्स ने यह भी कहा था कि भारतीय संविधान उधार का थैला है और वकीलों का स्वर्ग है। तो खैर आंसर है आइवर जेनिंग्स। अब देखिए हम लोग कि ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं। अम्बेडकर के विषय में आप जानते हैं बहुत सारी बातें, ठीक है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने सबसे पहले तो यह कहा कि भारत की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप ही भारत का संविधान बनाया गया है। हम फिर से दोहराएं अपनी बात को। ग्रेनविल ऑस्टिन ने यह कहा था कि भारत की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार ही या अनुरूप ही भारत का संविधान बनाया गया है। दरअसल भारत के संघीय ढांचा को लेकर के अलग अलग मत है और इसी पर उन्होंने ये कहा था कि भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार भारत का संविधान बनाया गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स को संविधान की मूल आत्मा कहा है। जबकि हृदयनाथ कुंजरू इन्होंने कहा था कि वित्तीय आपातकाल राज्य के वित्तीय स्वायत्तता के लिए खतरा उत्पन्न करता है। वित्तीय आपातकाल जो भारत के संविधान के आर्टिकल 360 में मेंशन्ड है, उसके संदर्भ में इन्होंने कहा था कि वित्तीय आपातकाल के प्रावधान राज्य के वित्तीय स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। तो ये आंसर मैंने बता दिया, उससे जुड़ी हुई बातें भी आपको बताई। नंबर 55 पंचायत के स्वरूप एवं शक्ति का निर्धारण राज्य विधानमंडल क्यों करती है? ऑप्शन को देखिए, आंसर वही है क्योंकि संविधान सभा की इच्छा यही थी। इच्छा से संविधान नहीं चलता है, आप सब जानते हैं। दूसरा, क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है। यही इस सवाल का जवाब है, क्योंकि राज्य सूची के विषयों पर भारत के संघीय ढांचा में सामान्य स्थिति में राज्य विधानमंडल को ही अधिकार प्रदान किया गया है। इसीलिए पंचायतों के स्वरूप एवं शक्ति का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। और वैसे भी संविधान का आर्टिकल 243 क्लॉज जी राज्य विधानमंडल को इस संदर्भ में शक्ति भी प्रदान करती है। नंबर 56 निम्न में से कौन सी समिति ग्रामीण नगरीय संबंध से संबंधित है? यह सवाल का जवाब है ए पी जैन। उन्होंने ही ये बात कही थी, या उनकी ये जो समिति थी वो ग्रामीण नगरीय संबंध से संबंधित थी। अब बाकी को देख लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में नगर प्रशासन भी है और वहीं से ये सवाल किया गया है। गिरिजापति मुखर्जी, इन्होंने जो समिति इनके नेतृत्व में गठित हुई थी, ये समिति था कि नगर प्रशासन में बजटीय सुधार कैसे लाया जाए।
नगर प्रशासन में बजटीय सुधार से संबंधित गिरिजा मुखर्जी की अध्यक्षता में समिति बनी थी, जबकि CN कुरिया इनकी अध्यक्षता में नगरीकरण पर एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। CN कुरिया की अध्यक्षता में नगरीकरण मतलब अर्बनाइजेशन पर एक नेशनल कमीशन गठित हुई थी। और ऑप्शन डी को देखिए, नूरुद्दीन अहमद, ये समिति किस लिए गठित की गई थी? नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित कैसे किया जाए। तो सीधे शब्दों में हम लोग बोले तो नगर निगम कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष थे नूरुद्दीन अहमद। और इस सवाल का जवाब ए है, AP जैन। नंबर 57, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार एवं दायित्व का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? सबसे पहले सही उत्तर 243 क्लाउज W मतलब कि ऑप्शन डी, जिसमें कि नगर पालिका को 18 कार्यकारी विषयों पर अधिकार भी दिए गए हैं। जैसे कि पंचायतों को 29 विषय पर दिया गया है, उसी तरीके से नगर पालिकाओं को 18 विषय पर दिया गया है। उनकी शक्तियां, प्राधिकार, दायित्व सब कुछ 243 W में है। यहाँ पर हम आपको ये बात कहना चाहेंगे कि शेड्यूल 12 के अंतर्गत जो नगर प्रशासन है उससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे कि 4 यहाँ आपके सामने हैं, आप निश्चित तौर पर याद कर ले, क्योंकि JPSC में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भविष्य में भी हम लोग यहाँ से क्वेश्चन पूछने की उम्मीद कर सकते हैं। और तब ये उम्मीद और बढ़ जाती है जब आपके सिलेबस में ग्राम पंचायत और नगर प्रशासन का प्रावधान अलग से किया गया है। खैर, 243R का संबंध है नगर पंचायतों के या नगर पालिका के संरचना के संदर्भ में। 243 क्लाउज U उनके कार्यकाल का उल्लेख करता है, जबकि 243S वार्ड समितियों के गठन और उनकी संरचना की बात करता है। और 243W इस सवाल का जवाब है। नंबर 58, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया प्रॉब्लम एंड पर्सपेक्टिव किसने लिखा है? तो ये आंसर है BP सिंह सहगल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ह्यूमन राइट्स इन इंडिया प्रॉब्लम एंड पर्सपेक्टिव ये लिखा गया है BP सिंह सहगल के द्वारा। यहाँ पर AM अहमदी ये नाम भी है। ऑप्शन डी को देखिए, इन्होंने सशस्त्र बल की परिभाषा दी थी और कहा था कि सशस्त्र बल के अंतर्गत तीनों सेना मतलब जल, थल और नभ के सेना शामिल हैं और इसमें अर्धसैनिक बल शामिल नहीं होता है। नंबर 59, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है मतलब 3 बातें सही हैं, एक सही नहीं है। जो सही नहीं है वो देखिए, वो है ऑप्शन सी, आयोग के पास उच्च न्यायालय के समान अधिकार एवं शक्तियां हैं। दरअसल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास सिविल कोर्ट मतलब दीवानी न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त होता है, न कि सिविल कोर्ट के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की तेजी से जांच के लिए देश के सभी जिलों में मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। ऐसे न्यायालय की स्थापना फिर डैश दिया हुआ है, ऑप्शन पढ़िए, केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर की जाती है। यह सही नहीं है। बी, राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर की जा सकती है। यह इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, तो बाकी पढ़ने का मतलब नहीं है क्योंकि वो इररिलेवेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन अभी आपने देखा 51 से लेकर 60 तक, जहां आपके JPSC सिलेबस के पेपर 1 में जो संविधान, राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन से संबंधित सेक्शन रखे गए हैं, वहां से ये 10 क्वेश्चन थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उल्का या मिटियोर क्या है? तो सही उत्तर है ए, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुआ द्रव का अंश। ए इसका सही उत्तर है। लेकिन यहां ये जान लीजिए कि वास्तव में उल्का एक ठोस आकाशीय पदार्थ है। ये एक ठोस आकाशीय पदार्थ होता है जो पृथ्वी के वातावरण में जब प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण चमकने लगता है। तो ए इसका सही उत्तर है। पुच्छहीन धूमकेतु मतलब टेललेस कॉमेट,
या स्टार विथ अ टेल, इसको ये भी कहा जाता है। ये होता क्या है, तो ये सौर मंडल का बर्फीला छोटा पिंड है जो कि धूल, बर्फ और गैस से बना होता है। ये पुच्छहीन धूमकेतु जो है धूल, बर्फ और गैस से बना होता है और अन्य ग्रहों की तरह यह भी सूर्य का चक्कर लगाता है। तो इसके संदर्भ में ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। आयन मंडल के संबंध में क्या सही नहीं है, मतलब 3 बातें आपकी जानकारी के लिए हैं और एक इसमें जो गलत है, और जो गलत है वो है ऑप्शन डी में। इसमें लिखा हुआ है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसका तापमान लगातार गिरता है, लेकिन आयन मंडल के संदर्भ में ये बात सही नहीं है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसके तापमान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ गिरने की बात की गई है, इसलिए ये सही नहीं है और यही आपका प्रश्न डिमांड कर रहा है। और बाकी कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। आयन मंडल का फैलाव 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इसके नहीं होने पर रेडियो तरंगे अंतरिक्ष में जाकर विलीन हो जाती, मतलब हम लोग रेडियो फिर नहीं सुन पाते अगर आयन मंडल नहीं होता तो ये 3 जानकारी थी और डी इसका आंसर है। यहां पे तापमान बढ़ेगा न कि गिरेगा। नंबर 63, निम्न में से कौन एक लैगून नहीं है? तो पहले होता क्या है लैगून? तो लैगून क्या है कि बालू का या रेत का और मिट्टी मतलब गाद का, मतलब एक ढेर होता है जो समुद्र तट के किनारे पर जमा हो जाता है, उथला हो जाता है, ऊपर की ओर उठ जाता है और यहाँ पर खारे पानी का झील और तालाब का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो खैर लैगून नहीं है। तो इसमें से 3 लैगून के उदाहरण हैं। जो नहीं है वो है पेरियार झील, अष्टमुदी झील, चिल्का झील, पुलिकट झील। ये तीनों लैगून हैं। अष्टमुदी कहाँ है? ये केरल में है। चिल्का आप सब जान रहे हैं उड़ीसा में है। पुलिकट तमिलनाडु में है। और इसके अलावा एक और झील जो है वो लैगून का उदाहरण प्रस्तुत करता है, वो है कोलेरू, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो 3 यहां पर लैगून, एक मैंने बताया कोलेरू, तो ऑड हो गया पेरियार झील। ये पेरियार भी केरल में है और पेरियार के विषय में जान ले कि ये मैनमेड लेक है, मतलब कि मानव के द्वारा निर्मित झील है, कृत्रिम झील है। 24 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है और भारत के विभिन्न झीलों में इसको सबसे सुव्यवस्थित झील माना गया है। तो पेरियार इसका आंसर है और ये मैनमेड है, कृत्रिम झील है। 64, निम्न में से कौन तुलनात्मक रूप से सूर्य के प्रकाश का अधिक परावर्तन करता है? सही आंसर है सी, नौपात हिम से आच्छादित भूमि, मतलब कि स्नो कवर्ड लैंड जो होगा वहां पर सूर्य के प्रकाश का सबसे ज्यादा इन 4 ऑप्शन में परावर्तन होगा। नंबर 65, कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब यहां 3 आपके लिए जानकारी है सीधे तौर पर। रामगंगा सामने लिखा हुआ है, बहुउद्देशीय परियोजना, ये सही है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, राम गंगा उत्तराखंड में है, ये जानकारी होनी चाहिए। घाट प्रभा ये कर्नाटक में है, ये भी जान लीजिए। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, ये भी सही है और सबरीगिरी केरल में है। ऑप्शन डी को देखिए, इडुकी सामने लिखा हुआ है ताप विद्युत केंद्र। इडुकी जो है ये ताप विद्युत केंद्र नहीं है बल्कि जल विद्युत हाइडल प्रोजेक्ट है, इसलिए डी इसका उत्तर होगा क्योंकि वो मैच्ड नहीं है। नंबर 66, राज्य एवं जनजातियों के जोड़ों में कौन गलत है? मतलब 3 यहां भी सही है, 1 गलत है। नागालैंड कोन्याक सही है, असम मिरी सही है, मध्य प्रदेश सामने लिखा हुआ है लंबाडा, यह सही नहीं है क्योंकि लंबाडा ट्राइब जो है ये राजस्थान की है न कि मध्य प्रदेश की, और अरुणाचल प्रदेश की अपटनी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है क्योंकि लंबाडा जो है ये राजस्थान की जनजाति है। नंबर 67, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का दीर्घकालीन लक्ष्य है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के 3 उद्देश्य रखे गए थे। तात्कालीन उद्देश्य जिसमें था कि
गर्भ निरोधक सामग्रियों को उन क्षेत्रों तक पहुंचाना जहां तक अभी इनकी आपूर्ति नहीं हुई है, या उन क्षेत्रों तक हेल्थ वर्कर पहुंचाना जहां तक यहां पर व्यवस्था नहीं हुई है। 2010 तक था कि प्रजनन दर को या TFR को 2.1 के रिप्लेसमेंट रेट पर लाना था, और 2045 तक इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी 45 तक था कि दीर्घकालीन लक्ष्य क्या होगा, तो TFR को टोटल फर्टिलिटी रेट को 1 के रिप्लेसमेंट लेवल से लाना था। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब प्रतिस्थापन दर, मतलब कि वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर को रिप्लेस करके, और TFR टोटल फर्टिलिटी रेट को 1 के आसपास में लाना, ये 2045 तक प्राप्त करने का उद्देश्य था और ये दीर्घकालीन लक्ष्य था। लेकिन इससे हट करके आपको बताएं कि ये उद्देश्य अब फुलफिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और अब जो डेमोग्राफर हैं, जनांकिकीय विशेषज्ञ हैं, वो 2070 तक ये कल्पना कर रहे हैं कि भारत में TFR 1 तक पहुंचेगा और जनसंख्या की स्थिरता प्राप्त की जा सकेगी। वैसे यहां पर एक और जानकारी जो कल न्यूज में आ रहा था कि जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, ये 3 ऐसे देश हैं जहां जनसंख्या निगेटिव होती चली जा रही है। मतलब कि वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो न के बराबर है, नए बच्चों का जन्म नहीं हो रहा है, और उस देश की आबादी बूढ़ी हो रही है जो कल की तारीख में इस दुनिया से कूच कर जाएगी, और उस देश के लिए समस्या उठ खड़ा हुआ है। वहां पर जनसंख्या को बढ़ाने के लिए मुहिम चलाया जा रहा है। वहीं भारत और चीन, आप सबको पता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाले स्थिति में मौजूद है। खैर, इसका आंसर था 2045। 68, निम्न में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष है? लिस्ट वाटर एफिशिएंट कौन सा है? तो आंसर है गन्ना। फैक्चुअल टाइप का इंफॉर्मेशन है, डिटेल यहां जाने की आवश्यकता फिलहाल आपको नहीं है। 69, निम्न में से कौन कौन सी मुख्यतः वर्षा आधारित फसलें हैं? तो आंसर है यहां सभी तीनों, मतलब कि बाजरा, मूंगफली और तिल। नंबर 70, विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत उन्होंने पोचमपल्ली, जो उस दौरान आंध्र प्रदेश में होता था, आज की तारीख में तेलंगाना में है, यहीं से उन्होंने स्टार्ट किया था। विनोबा भावे के विषय में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि सबसे पहले रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले भारतीय यही थे। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी के द्वारा 1940 में 17 अक्टूबर 1940 को जब व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी वही थे, और विनोबा भावे का आश्रम का नाम है पवनार आश्रम, जो कि पुणे में है। चलिए, 3 अलग जानकारी विनोबा भावे से संबंधित। नंबर 71, अब यहां से इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए या इकोनॉमी से जुड़े हुए प्रश्न आप देखेंगे। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का आकलन 3 आधारों पर किया जाता है, जिसमें कौन एक शामिल नहीं है? तो जो है उसको आप जरूर याद रखिए। तो जो नहीं शामिल है वो है आय, इनकम। PQLI में आय का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इस्तेमाल होता है जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर और साक्षरता। इसके आधार पर इसका आकलन किया जाता है। PQLI मतलब कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट था, इसको मॉरिस डी मॉरिस ने दिया था, और ये जो इंडेक्स है इसको जारी करने का काम अमेरिका की संस्था ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल करती है। ठीक है, तो PQLI में आय शामिल नहीं होगा। मॉरिस डी मॉरिस ने ये कॉन्सेप्ट दिया, और ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल जो अमेरिका की संस्था है, ये इस इंडेक्स को जारी करने का काम करती है। नंबर 72, निम्न में से किस संस्था का पदेन अध्यक्ष मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन विश्व बैंक के अध्यक्ष होते हैं? सबसे पहला आंसर जान लीजिए, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसके अध्यक्ष वर्ल्ड बैंक के ही अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, IFC जुलाई 1956 में स्थापित हुई थी। IMF आप सब जानते हैं कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत दिसंबर 1945 में, डेट के साथ जाएं तो 27 दिसंबर 1945 से ये फंक्शनिंग हुआ, और IDA जिसको कि उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ये
24 सितंबर 1960 से अस्तित्व में आई। तो आईएफसी के अध्यक्ष विश्व बैंक के ही अध्यक्ष होते हैं। नंबर 73, बीमा उद्योग को विनियमित, यहां पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, भी नियमित लग रहा है, विनियमित मतलब रेगुलेट, थोड़ा अंग्रेजी उसका देख लीजिए। इन विच ईयर वाज इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, फॉर्म टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री? आंसर है इसका 1999, 1999। और इरडा का जो गठन था ये आर.एन. मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर किया गया था। ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाला एपेक्स बॉडी है। आर.एन. मल्होत्रा के नेतृत्व में कमेटी बनी थी, उसके रिकमेंडेशन पर ही इसका गठन किया गया और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। 74, भारतीय अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम सहायक है? तो भुगतान संतुलन विपरीत होने का मतलब यह है कि एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा। और भुगतान संतुलन की बात कर रहे हैं तो पहले के किसी वीडियो में बैलेंस ऑफ पेमेंट पर क्वेश्चन था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब विजिबल और इनविजिबल दोनों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मूल्य निकाला जाता है और ये अगर आपने अपने अगेंस्ट हो तो ये असंतुलन की स्थिति में है। तो यहां क्वेश्चन यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम उठाया जाएगा? तो भुगतान संतुलन को संतुलित करने का एक ही उपाय है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, इंपोर्ट को कम किया जाए, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, निर्यात को बढ़ाया जाए। तो इसमें से कौन सा ऐसा होगा जिसके कारण से निर्यात बढ़ेगी? तो वो होगा अवमूल्यन, डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब हुआ जब देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर के कम कर दिया जाए। तो जब देश की मुद्रा का मूल्य कम कर दिया जाएगा तो विदेशियों के लिए देश का सामान सस्ता हो जाएगा और ऐसी स्थिति में निर्यात हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है। जबकि विमुद्रीकरण आप सब जानते हैं, 2016 का घटना आप सबको याद होगा, मतलब किसी खास मूल्य के रकम को या नोट को चलन से बाहर कर देना। और अधिमूल्यन अवमूल्यन का ठीक उल्टा है, जब देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में बढ़ा दिया जाता है। तो अधिमूल्यन से आयात बढ़ेगा और अवमूल्यन से निर्यात बढ़ेगा। विमुद्रीकरण से ये इस प्रक्रिया पर कहीं कोई लाभ हानि नहीं होने जा रहा, उसका कोई लेना देना इससे नहीं है। अतिरिक्त मुद्रा का निर्गमन कर दिया जाएगा अगर, तो इन्फ्लेशन वाली स्थिति आएगी। ठीक है। तो खैर वो बाकी इस प्रश्न से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा मैंने टच किया है। आंसर है बी इसका, अवमूल्यन, डीवैल्यूएशन। एक चीज और यहां बता दें कि भारत ने अब तक 3 बार रुपए का अवमूल्यन किया है। 1949 में पहली बार, 1966 में दूसरी बार और फिर 1991 में तीसरी बार। और जब 91 में इसका डिवैल्यूएशन किया गया था तो जहां तक मुझे याद है 1 जुलाई, 3 जुलाई और 15 जुलाई, एक ही महीना में 3 बार किया गया था। तो खैर ओवरऑल 3 बार रुपये का अवमूल्यन किया जा चुका है। रिपीट कर दें, ईयर 1949 पहली बार, 1966 दूसरी बार और तीसरी बार 1991 में। नंबर 75, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? मतलब कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो कोर इंडस्ट्री से क्वेश्चन प्राय पूछता है कि कौन इसमें से कोर इंडस्ट्री है, आधारभूत संरचना का उद्योग है। तो 4 तो आपके सामने ऑप्शन है। थोड़ा सा देखिए, यहां लिखने में गलती हुआ है, प्राकृतिक और बी में लिखा हुआ है गैस इस्पात। प्राकृतिक गैस है और इस्पात अलग है। ठीक है। तो प्राकृतिक गैस ये एक हो गया, इस्पात हो गया, विद्युत, ठीक है, और उधर पेट्रोल अकेले लिखा हुआ है, लेकिन विद्युत कच्चा जो लिखा हुआ है वो कच्चा पेट्रोल वहां एक्चुअली टाइप करने में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, तो कच्चा पेट्रोल। ये 4 हुए। इसके अलावा जो कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में 4 और इंडस्ट्री आते हैं वो है रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, कोयला और सीमेंट। 4 ही कोर इंडस्ट्रीज की श्रेणी में आते हैं। प्राकृतिक गैस, इस्पात, विद्युत, पेट्रोल, रिफाइनरी, उर्वरक, कोयला और सीमेंट। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है, तो सबसे अधिक महत्व दिया गया है विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को। विद्युत के बाद इस्पात को दूसरे नंबर पर।
नंबर 76, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDS की स्थापना दिसंबर 2010 में की गई। ये अपने आप में जानकारी है। इस नियामक संस्था को गठित करने का विचार किस समिति ने दिया था? वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, नाम से स्पष्ट है कि इसका फंक्शन क्या होगा। तो यह आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ विभाग है और जो फिनांस मिनिस्टर होते हैं वो FSDC के चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अब है कि इसकी स्थापना का विचार किसने दिया? तो इसका आंसर है रघुराम राजन समिति, ऑप्शन ए। नंबर 76, मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मुद्रास्फीति मतलब वह स्थिति जब मुद्रा के मूल्य में कमी आती है और उसकी तुलना में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति तब होती है जब मुद्रा की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई वाला प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये कुछ बेसिक बातें अगर जानेंगे तो आराम से ये आंसर हो जाएगा। अब इसको पढ़िए। इसे नियंत्रित करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, सिर्फ भारत सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, दूसरा, इसे नियंत्रित करने में RBI की कोई भूमिका नहीं है। बिल्कुल भूमिका है। RBI मॉनेटरी पॉलिसी लाती है और ऑप्शन ए, भारत सरकार फिस्कल पॉलिसी लाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो दोनों की भूमिका है। तो भारत सरकार की सिर्फ जिम्मेदारी है, यह भी नहीं होगा। RBI की कोई भूमिका नहीं है, यह भी नहीं होगा। सी, मुद्रा संचालन में कमी होने से इसे नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अभी मैंने आपको बताया कि मुद्रा की अधिकता, ठीक है, तो मुद्रा का संचालन को कम कर दिया जाए तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा और यही काम सरकार फिस्कल पॉलिसी और RBI अपने मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत करती है। ठीक है, ऑप्शन डी को अब देखिए, सी इसका सही उत्तर है, यहां पर जान लें आप। डी, मुद्रा परिसंचालन में वृद्धि होने से इसके नियंत्रण में मदद मिलती है। मुद्रा का मात्रा फिर बढ़ जाने की बात यहां पर हो रही है, बढ़ेगा तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। मैंने पहले भी इंडियन इकोनॉमी के सवाल को आपके सामने रखा है और वहां पर मैंने आपको बताया था कि इस तरह की चीजों को जब तक आप उसका मीनिंग नहीं समझेंगे, जैसे लिबरलाइजेशन पे क्वेश्चन था संभवतः जहां मैंने ये बात कही थी, अगर आप इन चीजों का मीनिंग जानते रहेंगे तो ऐसे सवाल आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी फिर आसान लगेगा। लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल भी पता होना चाहिए, नहीं तो रट रटा करके ऐसे सवाल नहीं किए जा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जरूर समझने का काम कीजिए। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 78, अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी लाती है। मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे हिस्से हैं जिसमें से ब्याज दर भी शामिल है, बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब कुछ जो काम होता है वो RBI के द्वारा किया जाता है। अगर ब्याज की दर को घटा दिया जाएगा तो इसका परिणाम क्या होगा? मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा तो लोग ज्यादा उधार लेंगे मोटे तौर पर। अभी आप ये समझिए, अर्थव्यवस्था में कुल बचत बढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ब्याज दर कम होगा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा, लोग ज्यादा खर्च करना शुरू करेंगे। अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय को घटाएगा, फिर वही बात कि पैसा अधिक है तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा और कंजम्पशन भी बढ़ेगा। सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा, यह भी नहीं होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाएगा। ब्याज दर कम होगा तो जो उद्योगपति हैं वो नए कल कारखाने और अन्य चीजों को एस्टेब्लिश करना चाहेंगे, क्योंकि उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उधार मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। नतीजा ये होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है और ये भी पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड है। बेसिक पता हो, ऐसे सवाल आप कभी भी इंडियन इकोनॉमी में गलत नहीं करेंगे। और यहां जो लोग भी देख सुन रहे हैं उनको हम बताएं, इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िएगा, इसका आंसर आपको यही मिलेगा कॉन्सेंट्रेट करके। इसमें एक तो क्वेश्चन आएगा जो फैक्चुअल होगा, फैक्ट्स को आप गलती कर सकते हैं, बट ऐसे सवाल गलत नहीं होंगे अगर आप आराम से ठंडा हो करके मन से सोच के करेंगे। इजिली ये सॉल्व होता हुआ आपको नजर आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 79, यदि कोई देश ऋण जाल मतलब डेट ट्रैप में फंसा हुआ हो तो उसका क्या अर्थ होता है? अगर आप इकोनॉमिक टर्म को समझते हैं
तो इसका मतलब होता है कि जब ऋण को चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़े, मतलब उधार ले लिए, अब उसका उधार चुकाने के लिए किसी और से उधार लेना है, फिर उसका चुकाने के लिए किसी और से लेना है। ऋण जाल का सामान्य सा अर्थ यही होता है। अब ये अगर जान गए तो अब ऑप्शन पढ़ लीजिए, आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। मतलब बी देखिए यहां, उसे ऋण चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ता है। ये उसका टर्म्स को खाली बस आप मीनिंग जानिए, आंसर इसका खुद ब खुद हो जाएगा। बाकी सब ऐसे ही ऑप्शन क्रिएट किए गए हैं। नंबर 80, भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? अभी मैंने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा। ये फैक्ट्स है, यहां पर कोई फिलहाल कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, जिसको कि सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ये 3 क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के। इनमें से सेकेंडरी सेक्टर का क्या कुछ कंट्रीब्यूशन है, सबको बता दें। ऑप्शन ए, ये प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है लगभग में। एग्जैक्ट फिगर में जाना चाहें तो 20.19 का कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का। दूसरा है 26%। बी, ये इस सवाल का जवाब है। सेकेंडरी सेक्टर का योगदान है 25.92%, जो अप्रॉक्स 26% होता है, 25.92%। और सी 50%, एग्जैक्ट फिगर में जाएं तो 53.89, ये करंट डेटा सब है। अर्थव्यवस्था में तीसरे क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का योगदान 53.89% है, और ये 41% एक ऐसा ही ऑप्शन क्रिएट किया हुआ है। जिसमें से जो टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, मुझे जहां तक याद आता है, अभी जो जेपीएससी बैकलॉग का एग्जाम हुआ, संभवतः वहां पर यह क्वेश्चन एग्जैक्ट फिगर में 53.89% के रूप में पूछा गया था। तो ऐसे सवाल भी आपके सामने इंडियन इकोनॉमी में आएंगे। फैक्ट्स तो आपको कलेक्ट करके याद रखना होगा, और कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको कहा कि आप उसको बिल्कुल समझ लीजिए एक बार। अगर आपका समझा हुआ है तो यकीन मानिए आप इंडियन इकोनॉमी में क्वेश्चन गलत नहीं करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड की बात कर रहे हैं हम। बाकी मॉरिस डी मॉरिस ने किसका कॉन्सेप्ट दिया, महबूबुल हक ने किसको दिया, ठीक है, ये कब शुरू हुआ, ये तो फैक्ट्स है जो आपको याद रखने ही होंगे। 10 क्वेश्चन यहां पर इंडियन इकोनॉमी से भी जो आपसे पूछा जाएगा सिलेबस में, वो मैंने रखा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 81, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित होने वाला दूसरा नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर दूसरा कौन सा है? तो सबसे पहले पहला कौन है? तो पहला है अप्सरा। बी, ये पहला है। ये 1956 में बार्क में स्टार्ट हुआ था। बार्क मतलब कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। अप्सरा पहला है, और दूसरा है साइरस। साइरस CIRUS, इसका फुल फॉर्म है कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस। इसका मतलब यह हुआ कि कनाडा जुड़ा हुआ है, तो साइरस जो है, जो भारत का दूसरा नाभिकीय रिएक्टर है, यह कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, 1960 में। और साइरस जो है, इसका उद्देश्य है रेडियो आइसोटोप्स का उत्पादन करना, इसका प्रयोग करना और प्रशिक्षण में योगदान देना। जर्लिना, इसको भी जान लीजिए, यह शून्य ऊर्जा प्रायोगिक रिएक्टर है। शून्य ऊर्जा प्रायोगिक रिएक्टर है, 1961 में शुरू हुआ। जबकि कामिनी, ऑप्शन डी, थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का पहला रिएक्टर है। तो ये साइंस टेक्स्ट से क्वेश्चन था, क्योंकि आपके सिलेबस में इसी तरीके से अलग अलग सेगमेंट पे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। 82, निम्नलिखित में से कौन एक कार्बनिक पोषक तत्व है? तो जो पोषक तत्व है उनको 2 भाग में बांटते हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या क्या आएगा? प्रोटीन्स आएंगे, विटामिन्स आएंगे, वाटर आएगा, फैट आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स आएगा। फिर दोहरा दें, क्या आएगा इसमें? वाटर इसमें आएगा ऑर्गेनिक में, फैट आएगा, विटामिन्स आएंगे, प्रोटीन्स आएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गेनिक। अब इसमें से जो ऑड है वो देखिए आप, सोडियम है, तो सोडियम इसका आंसर होगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक में सोडियम के अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम, मैग्नीशियम ये आते हैं। तो क्लासिफिकेशन दोनों का कर लीजिए, कार्बनिक में कौन, अकार्बनिक में कौन। ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आंसर है सी। वैसे भी आप नहीं भी ये जान रहे हो तो आप थोड़ा सा केवल सोचिएगा तो आपको
ऑड सोडियम ही नजर आ रहा है इस ऑप्शन में। ठीक है। 83, पित्त के संबंध में, पित्त मतलब बाइल के संबंध में कौन सा कथन या कौन कौन सा कथन सही है? तो इसमें जितनी भी बातें लिखी हुई हैं उसमें से एक गलत है, और वो गलत है नंबर 3। इसमें कई महत्वपूर्ण एंजाइम मौजूद होते हैं। वास्तविकता यह है कि पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो 1, 2 और 4 सही हैं, और 1, 2, 4 है आपके ऑप्शन डी में। तो डी इसका सही उत्तर होगा। क्षारीय है, ये जान लीजिए। यकृत से इसका सिक्रेशन होता है और आंत में वसा को विखंडित करने वाले एंजाइमों की क्रिया को यह तेज करता है, ये इसका काम होता है। 84, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए कौन सा तत्व समूह उत्तरदायी था? आंसर है ए, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नंबर 85, निम्नलिखित में से किसे उड्डयन लोमड़ी मतलब फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है? तो फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है चमगादड़ को, बैट को। 86, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर कौन से चर मतलब वेरिएबल प्रभावित होते हैं? तो जो प्रभावित होता है वह है आपको तरंग दैर्घ्य मतलब कि वेवलेंथ और वेलोसिटी मतलब कि वेग, ऑप्शन बी। जबकि इसके आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 87, जल स्रोतों में जल के भौतिक एवं रासायनिक लक्षण में परिवर्तन होने का कारण है? तो इसका कारण है एफ्लुएंट्स मतलब बहिस्रावी, जो उद्योग से घर से जो मल मूत्र वगैरह जाते हैं उसके कारण से ही जल का भौतिक और रासायनिक लक्षण परिवर्तित होता है, और जल का रासायनिक और भौतिक लक्षण में परिवर्तन जल प्रदूषण कहलाता है। तो ये जल प्रदूषण का कारण है बहिस्रावी मतलब कि अफ्लुएंट्स। नंबर 88, स्टार्च एवं सेल्यूलोज के संबंध में क्या सही नहीं है? तो 3 बातें यहां पर ऑप्शन में सही हैं। दोनों पॉलीमर हैं, ये सही है। दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, बिल्कुल ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार्च जो है ये पादप में, प्लांट में संचित रहता है, और जबकि प्लांट का जो सेल वाल होता है, कोशिका भित्ति, वो सेल्यूलोज का बना होता है। तो दोनों वानस्पतिक उद्भव है, यह स्पष्ट हो रहा है। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं। पहला वाला जो ऑप्शन है कि ये पॉलीमर है, तो दोनों ही ग्लूकोज के ही बहुलक हैं, उसी के पॉलीमर हैं। तो सी भी सही है। ऑप्शन डी, आयोडीन के साथ दोनों रंग बदलते हैं। दोनों बिल्कुल रंग नहीं बदलते हैं। आयोडीन के साथ एक रंग बदलता है और एक रंग नहीं बदलता है। 89, निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन है? यह बहुत आसान क्वेश्चन है। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन जो कि थायरॉक्सिन ग्लैंड से आता है, और थायराइड की कमी से आप सब जानते हैं कि घेंघा रोग होता है, और घेंघा रोग किस लिए होता है? आयोडीन की कमी से। इसलिए नमक आयोडीन युक्त खाया जाना की बात हम लोग लगातार सुनते हैं। तो आंसर है ए। नंबर 90, एपीफाइट्स, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिपादप, वैसे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। किस लिए निर्भर होते हैं? तो ये निर्भर होते हैं सपोर्ट के लिए मतलब अवलंबन के लिए, अवलंबन के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो एपीफाइटिक प्लांट्स होते हैं ये कोई परजीवी हैं, ये परजीवी नहीं होते हैं, सिर्फ सहारा के लिए अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एपीफाइट्स है, मॉस, फर्न, लिवरवट, इसके अलावा ऑर्किड, शैवाल, बैक्टीरिया, कवक, ये सब जो है एपीफाइट्स हैं। समुद्र में आपको मिलेगा शैवाल, बैक्टीरिया, कवक, और बाकी जैसे कि एंजियोस्पर्म, फर्न, लिवरवट, ऑर्किड, मॉस, ये सब इसके एपीफाइट्स के उदाहरण हैं। नंबर 91, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना विकसित हुई थी कौन सा जलवायु से संबंधित जो सम्मेलन है उसमें? आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल। 92, वाईमैक्स, वाईमैक्स किससे संबंधित है? तो ये है बेसिकली ब्रॉडबैंड वायरलेस तकनीक, मतलब कि संचार
प्रौद्योगिकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है ये वाईमैक्स। पहला वाला वीडियो भी प्लीज़ देख लीजिएगा, इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक भी आपके लिए छोड़ जाएंगे, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा उसको। 93 केसरिया क्रांति किससे संबंधित है? केसरिया क्रांति संबंधित है सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से, ऑप्शन ए, और कुछ इसमें बताने को है नहीं लिटरली। नंबर 94 अटल नवाचार मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा 2016 में। ये भी याद कर लीजिएगा कि नीति आयोग के द्वारा 2016 में अटल नवाचार मिशन शुरू किया गया और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव। ये जो अटल नवाचार मिशन है इसका उद्देश्य ये है कि स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में और उद्योगों में कुछ नयापन लाया जाए, उनकी उद्यमिता को बढ़ाया जाए और ये उद्यमिता, ये नयापन ऐसा हो जो कि पारिस्थितिकी सिस्टम को डेवलप करने वाला हो। ठीक है, इसीलिए अटल नवाचार मिशन की शुरुआत 2016 में नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई थी और फिर दोहरा दें कि इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव, जो करंट अफेयर्स का काम कर सकता है। 95 कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है बी, हरमन लिखा हुआ है और रमन पढ़िएगा प्लीज उसको। रमन अनुसंधान संस्थान, फिर दोहरा दे, हरमन नहीं रमन। रमन अनुसंधान संस्थान सामने लिखा हुआ है लखनऊ, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। ठीक है, अब लखनऊ में क्या है भी जान लीजिए। तो बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी, मतलब कि पूरा वनस्पति से संबंधित जो संस्थान है, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी, ये है आपको लखनऊ में। बाकी याद रखिएगा कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन कहाँ है, तो वो अहमदाबाद में है। ये जानबूझ के रखा जाता है कि अकेला क्वेश्चन भी आ जाए कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रहे अहमदाबाद। ये क्वेश्चन भी नए क्वेश्चन को जन्म देते हैं। अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे में, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ये नैनीताल में है। 96 झारखंड सरकार द्वारा स्थापित साझा क्या है? नाम इसका फुल फॉर्म जान लिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड। आंसर आपके सामने है सी, खेल प्राधिकरण। 97 झारखंड राज्य दत्तक नियमावली 2022 के तहत बच्चे को गोद लेने के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य होगी? यह करंट से क्वेश्चन है और आंसर है सिविल सर्जन, सी। झारखंड की किस खिलाड़ी को बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज एवं रेफरी बनाया गया है? तो ये झारखंड से दूसरे ही खिलाड़ी हैं जिनको कि ये पद मिला है, मतलब कि राष्ट्रीय जज और रेफरी। पहले थे सुरजीत सिंह। पहला बात तो ये जान लें कि बॉक्सिंग के राष्ट्रीय जज और रेफरी बनने वाले पहले जो झारखंड से थे उनका नाम था सुरजीत सिंह और दूसरा नाम है सुनीता एक्का का। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और फिर दोहरा दें कि सुरजीत सिंह ये पोस्ट होल्ड करने वाले पहले झारखंडी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप किस वर्ष जीता था? 6 बार जीता है और पहली बार जीता था 1987 में। ठीक है, 75 में स्टार्ट हुआ था पहला 2, 75, 79 वेस्ट इंडीज, तीसरा 1983 इंडिया ने जीता था। ठीक है, तो 87 इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 28 का सम्मेलन नवंबर-दिसंबर 2023 में कहां हुआ? तो यह सम्मेलन हुआ था दुबई में। आंसर ए इसका सही उत्तर है। तो पहले 50 और फिर ये 50 पूरा एक सेट आपके सामने है। पहले भी हम आपको पेपर 1 का 3 सेट ऑलरेडी उपलब्ध करा चुके हैं। 250 क्वेश्चन सेकंड पेपर का भी आप तक हम पहुंचा चुके हैं। 50 क्वेश्चन आज ही आपको मिलेगा, उसको भी आप देख लीजिएगा जो झारखंड के सेकंड पेपर से होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखने के बाद नोट करने का काम जरूर कीजिएगा जहां भी आवश्यकता हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारा नोट कीजिए, वीडियो लंबा होने से बिल्कुल मत डरिएगा। ठीक है,
पेपर 1 अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं 1 से लेकर 50 तक, तो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी आपके लिए छोड़ जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आता हो तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हम और भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आते रहें। धन्यवाद।